मायागंज नाम के गांव में धनपत नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी उर्मिला 8 महीने की गर्भवती थी। घर में नए मेहमान को लेकर सभी बहुत खुश थे, लेकिन सेठ हमेशा से चाहता था कि उसे लड़का हो। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी को लेबर पेन शुरू हुआ और सेठ अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गया। कुछ देर बाद डॉक्टर सेठ के पास आए और कहने लगे, मुबारक हो, आपकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। बेटी हुई है, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? लड़की ही तो जन्मी है। मेरे सर पर लड़की का बोझ डाल दिया। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? हमारी काफी मन्नतें मांगने के बाद ये बच्ची पैदा हुई है और आप इसे इस तरह धिक्कार रहे हैं। चुप कर, मुझे मेरे खानदान को आगे बढ़ाने वाला मेरा वंश, मेरा बेटा चाहिए। मैं इस मुसीबत को अपने साथ घर नहीं ले जाने वाला। ऐसा कहकर सेठ धनपत ने उस बच्ची को एक बैग में डालकर दूसरे गांव के एक कूड़ेदान के डिब्बे में डाल दिया। अगले दिन उस कूड़ेदान में जब एक भिखारी ममता कूड़ा बिनने आई तो उसने उस बच्ची के रोने की आवाज सुनी। हे राम, ये बच्ची के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ममता ने उस बैग को उठाकर देखा तो उसमें से एक नवजात बच्ची रो रही थी। ममता ने झट से उसे बैग से निकाला और अपने सीने से लगा लिया। ये औरत एक गरीब विधवा कचरा बिनने वाली ममता थी, जो कचरा बिन बिन कर अपना गुजारा चलाती थी। बेचारी ममता अकेले ही जैसे तैसे गरीबी में गुजारा करके अपना जीवन काट रही थी। ममता का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक अनाथ थी जिसकी शादी से कुछ महीने बाद ही उसका पति भी चल बसा था। वो कुछ महीने की गर्भवती थी, लेकिन पति की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका गर्भपात हो गया। शायद इसीलिए उसने जैसे ही उस बच्ची को देखा तो उसकी ममता जाग गई और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। भगवान ने मेरी गोद भरने से पहले ही मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया और आज इस नन्ही सी जान को मुझे दे दिया। शायद ये भगवान का ही प्रसाद है जो मुझे फल स्वरूप मिला है। अब मैं अपनी इस बच्ची को खुद से अलग नहीं होने दूंगी और इसे ढेर सारा प्यार दूंगी। देख गुड़िया, हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आज से मैं तेरी माँ और तू मेरी बेटी। ममता उस बच्ची को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आई। वो उसको बोतल से दूध पिलाती, नहलाती, उसकी मालिश करती और उसका खूब ख्याल रखती। अब वो भी जब कूड़ा बिनने जाती अपनी बच्ची को अपने साथ पीठ पर बांध कर ले जाती। उसने उसका नाम रिंकी रखा। देखते ही देखते रिंकी 7 साल की हो गई। माँ काम पर गई है, आकर कितना थक जाती है, फिर हम दोनों के लिए खाना भी बनाती है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे माँ की मदद करनी चाहिए। इतना सोचकर रिंकी खाना बनाने में जुट जाती है और ममता के आने तक दाल भात बनाकर रख देती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, आने में थोड़ी देर हो गई। तू बस 5 मिनट रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना बनाती हूँ। जब वो रसोई में जाकर देखती है तो पहले से ही खाना तैयार होता है। ये देख ममता हैरान रह जाती है। माँ, अपनी बेटी के हाथ का बना खाना खाओगी नहीं? लेकिन रिंकी, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? मैं आकर बना लेती ना, अगर तेरा हाथ जल जाता तो। माँ, तुम भी तो सारा दिन काम करके थक जाती होगी ना, इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। मेरी बच्ची सचमुच कितनी बड़ी हो गई है। मैं जानती हूँ तुझे पढ़ने का शौक है, इसलिए मैंने सरकारी स्कूल की बड़ी मैडम से तुम्हारे स्कूल में जाने के बारे में बात कर ली है। कल से तुम स्कूल जाने की तैयारी करो। मेरी प्यारी माँ। ममता ने अगले दिन रिंकी का स्कूल में दाखिला करवा दिया। ममता रिंकी को कोई भी कमी नहीं होने देती थी। वो कूड़ा कचरा बिनने के साथ साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन भी करने लगी। वो रिंकी के लिए तो नए कपड़े ले लेती, लेकिन खुद उन 2 साड़ियों में ही गुजारा चलाती जो उसे उसकी मालकिन ने दी थी। ऐसे ही समय गुजरा और रिंकी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। माँ, मैं बीएड करना चाहती हूँ और स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर इस देश को शिक्षित करना चाहती हूँ। मेरी बच्ची, तू जो करना चाहती है कर, ये माँ तेरे साथ है। रिंकी की पढ़ाई के लिए ममता ने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे जमा कर रखे थे, जिससे वो रिंकी को बीएड की पढ़ाई करवाती है। कुछ सालों बाद रिंकी को अपने ही इलाके के एक स्कूल में सरकारी नौकरी मिल जाती है। माँ, मेरी प्यारी माँ, अपनी आंखें बंद करो माँ। रिंकी ममता के हाथ में एक डिब्बा देती है। ममता उसे जब खोलती है तो उसमें बहुत ही सुंदर साड़ी होती है। माँ, आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है और मेरी पहली सैलरी से मैंने आपके लिए ये पहली साड़ी ली है। मेरी बच्ची, तू खूब तरक्की कर, लेकिन मुझ बुढ़िया के लिए ये तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? बेकार के पैसे खर्च किए, अपने लिए ही कुछ ले लेती। माँ, बचपन से लेकर आज तक देखती आई हूँ, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशों का गला घोटा है तुमने। मुझे नए कपड़े दिलाती रही, लेकिन अपने लिए कभी कोई साड़ी नहीं ली। जो लोगों ने अपनी उतरन दी उन्हें पहन लिया, इसलिए आज मैं अपनी माँ के लिए ये नई साड़ी लाई हूँ। मेरी माँ की पहली साड़ी।
अपनी बेटी के मुंह से ये सब बातें सुनकर ममता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो रिंकी को अपने गले से लगा लेती है। मानसी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ शोभा घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। मानसी के पिता गिरधर को शराब पीने की गंदी आदत थी। गिरधर सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था और शोभा को मारता पीटता रहता था। एक दिन, बापू माँ को मत मारो, माँ सारा दिन काम करती है और थकी हारी घर आती है। कुछ दिनों से माँ के पैरों में भी बहुत दर्द है, माँ को छोड़ दो बापू। सामने से हटती है या तू भी अपनी माँ के साथ पिटना जाती है? चल हट सामने से। दोनों माँ बेटी ने जिंदगी खराब की हुई है। अब जब तक बोतल अंदर नहीं जाएगी कलेजा ठंडा नहीं होगा मेरा। मानसी रोने लगती है। शोभा मानसी को संभालती हुई खुद भी रोने लगती है। मानसी मेरी बेटी, तू अपने बापू से कुछ मत बोला कर। मेरी बच्ची, अगर तुझे कुछ हो जाता, कहीं चोट आ जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ न करती। मेरी बच्ची चुप हो जा। माँ, बापू तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बापू हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते। मानसी दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं तुझे रोटी बनाकर देती हूँ। मानसी 9 साल की एक छोटी बच्ची थी। उस मासूम पर हाथ उठाते उसके पिता को लज्जा नहीं आती थी। शोभा के पैरों में अब ज्यादा दर्द रहने लगा था। एक दिन, माँ आप काम पर जाती हो, थक जाती हो, मैं पैसे कमाकर आपके लिए अच्छी सी दवाई ला दूंगी। मेरी बच्ची, अभी तू बहुत छोटी है, अभी तेरे कमाने की उम्र नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो खूब पैसे कमाना। अच्छा सुन, मैं काम पर जा रही हूँ, तेरे लिए चटनी रोटी बना दी है, तू खा लेना। मैं भी अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। मैं भी पैसे कमाऊंगी और माँ की दवाई लाऊंगी। माँ जब शाम को आएंगी तो उन्हें पैरों पर दवाई लगा दूंगी, उनको दर्द में आराम मिल जाएगा। मानसी पैसे कमाने निकल पड़ती है। वो बाजार पहुँचती है। मानसी एक दुकान पर जाती है। भैया, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है, क्या आप मुझे काम दोगे? चल जा यहाँ से भिखारिन कहीं की। काम के बहाने पैसे मांगने के लिए इनके गरीब माँ बाप छोटे बच्चों को भेज देते हैं। मानसी बाजार में घूमती हुई दुकानदारों से काम मांगती है, पर सब मानसी को मना कर देते हैं। तभी मानसी की नजर एक भिखारिन पर जाती है। कुछ लोग भिखारिन के आगे पैसे फेंक फेंक कर जा रहे थे। अरे, अम्मा को लोग पैसे देकर जा रहे हैं, ये तो बहुत आसान काम है, इस तरह तो मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। अम्मा, आप तो बहुत सारे पैसे कमा लेती हो, क्या मैं भी आपकी तरह पैसे कमा सकती हूँ? मुझे अपनी माँ के लिए पैसे कमाने हैं, क्या आप मुझे ये काम सिखाओगी अम्मा? लगता है पहली बार भीख मांग रही है। आजा, बैठ जा मेरे बाजू में, और जो भी यहाँ से अच्छे कपड़ों या गाड़ी वाला गुजरे ना, तू नजर रखना और पैसे मांगना। मानसी उस भिखारिन के बराबर में सड़क पर बैठ गई। लोग आगे से गुजरते तो मानसी के आगे सिक्के फेंक जाते। मानसी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वो मासूम ये नहीं जानती थी कि लोग उसे भीख देकर जा रहे हैं। लोगों की नजरों में वो उस वक्त एक भिखारिन थी। सुबह से शाम तक मानसी वहीं बैठकर भीख मांगती रही। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आगे सिक्के रखकर निकला तो अचानक मानसी चिल्लाई, अरे बाबूजी, आपका बटुआ गिर गया। क्या हुआ बेटी, क्यों आवाज लगा रही हो? मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिए। बाबूजी, जब आप मुझे पैसे दे रहे थे, ये बटुआ आपकी जेब से गिर गया था। इतनी छोटी मासूम बच्ची भीख मांग रही है, पर क्यों? ये तो बहुत ईमानदार बच्ची दिखाई पड़ती है। अब बेटी जरा सुनना। क्या हुआ बाबूजी? बेटी, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम भीख क्यों मांग रही थी बच्चे? बाबूजी, मेरा नाम मानसी है। मेरी माँ को पैसों की जरूरत है, मुझे अपनी माँ को पैसे देने हैं, इसलिए मैं लोगों से पैसे ले रही थी। बेटी, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हो पैसा कमाना है। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुमने मेरा बटुआ खोने से बचा लिया, अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अब मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। मानसी उन बूढ़े व्यक्ति को घर ले जाती है। तभी गिरधर शोभा से रुपए छीनकर गुस्से में घर से बाहर जा रहा था। वो गली के नुक्कड़ पर पहुंचा ही था कि ये तो बापू है। क्या हुआ बापू? माँ, बापू बेहोश हो गए। बाबूजी, ये मेरे बापू है, देखो ना मेरे बापू कैसे गिर गए। मानसी की आवाज सुनकर शोभा दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ आपको?
क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मानसी के बापू क्या हुआ? शोभा और मानसी रोने लगती है। मानसी के साथ आए बूढ़े व्यक्ति ने आस पड़ोस के लोगों से कहा, अब इन्हें जल्दी से उठाओ और अस्पताल ले चलो। सब मिलकर मानसी के पिता को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मानसी के पिता का चेकअप किया। देखिए, ये सब ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। अगर दोबारा शराब को हाथ भी लगाया तो इनकी जान को खतरा है। ये शराब बहुत बुरी आदत है। इसके नशे का शिकार होकर न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आज आपकी वजह से हम समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानसी बिटिया मुझे बाजार में मिली थी। मानसी सड़क पर भीख मांग रही थी, पर इस बच्चे की ईमानदारी से भरी मासूम बातों को सुनकर मेरा दिल पिघल गया। इस बच्चे को नहीं पता कि भीख मांगना क्या होता है। ये तो अपनी माँ के लिए पैसे कमाने गई थी। गिरधर को भी होश आ चुका था। वो भी बहुत शर्मिंदा था। मुझ जैसे बुरे आदमी को बचाया। मैं अपने परिवार को कोई खुशी नहीं दे सका। आज मेरी बच्ची भीख मांगने पर मजबूर हुई। मैं कैसा नीच बाप हूँ। जब शोभा ने भीख मांगने की बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची तो अपनी माँ के लिए पैसा कमाने जाती थी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची। बूढ़ा व्यक्ति गिरधर से बोला, गिरधर, मेरा नाम सेठ लक्ष्मीकांत है। मेरा कपड़े का कारखाना है। तुम ठीक होते ही मेरे कारखाने में काम करोगे, पर एक शर्त और, शराब से नाता तोड़ना होगा। बोलो है मंजूर? और मानसी बिटिया को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरी। अब से ये स्कूल जाएगी। हाँ, हम गरीब माँ बाप की बच्ची पढ़ लिख जाएगी। हमें तो अब भगवान के रूप में देवता मिल गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद गिरधर ने शराब की लत छोड़ दी। वो अब पूरी मेहनत के साथ सेठ लक्ष्मीकांत के कारखाने में नौकरी पर जाने लगा। मानसी अब अपने पिता में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। गरीब माँ बाप की बच्ची के जीवन को सेठ लक्ष्मीकांत की उदारता ने खुशियों से भर दिया था। बस इतना सा बिजली का बिल, मुश्किल से 1500 रुपए का बिल आया है। ये तो मजे ही आ गए। इस बार कितनी बचत कर ली मैंने बिजली चोरी करके। देखा बहू, मैंने कितना दिमाग लगाया मीटर में सेटिंग करवा कर। बिजली का बिल कितना कम कर दिया। धीरे बोलती हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, तो ये संतोष बिजली की चोरी कर रही है। उड़ा लो मजे। कल ही जाती हूँ बिजली विभाग में संतोष के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट करने। शांति संतोष से जलती थी। दोनों की शादी एक साथ हुई, एक साथ बच्चे बड़े हुए, पर संतोष की बहू दहेज अच्छा लाई थी और शांति की बहू दहेज नहीं लाई थी। एक दिन संतोष ने यही ताना शांति को मार दिया था, जिस कारण शांति संतोष से गुस्से में रहती थी। बदला लेने की भावना जब मन में आ जाती है तो इंसान कुछ नहीं सोचता। शांति ने बिजली विभाग वालों को संतोष के बारे में खबर कर दी। बिजली विभाग वालों ने संतोष के घर छापा मार दिया और मीटर की चेकिंग हुई, जिसमें साफ साफ घोटाला नजर आ गया। संतोष को 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। संतोष, तुम्हें कितना समझाया था कि इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है, पर तुम कहाँ मानने वाली थी। अब बचत करने के चक्कर में 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये शांति ने सारा काम खराब किया है। उसने मुझसे बदला लिया है। माँ, ये बात अलग है कि शांति आंटी ने गलती की है, पर गलत तो आप भी हो ना। आपने तो बेईमानी की है। इतना बुरा लग रहा है, सबको पता चल गया। अरे अब बस भी करो आप और पापा जी। माँ ने तो हमारे लिए सोचा। ये अलग बात है, माँ जी भले ही कंजूस हैं पर बहुत सीधी हैं। उन्हें सही गलत का मतलब ही नहीं समझ आता। वो बेचारी तो गलती कर बैठी इसलिए ऐसा हुआ, पर आप दोनों तो जानबूझकर उन्हें डांट रहे हो। गलती इंसान से ही होती है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बहुत बड़ी बात है। माँ जी आप चिंता मत करो। अरे ये पंखा क्यों बंद है? रुको मैं अभी चलाती हूँ। अरे बहू रहने दे, बिजली का बिल बहुत आएगा। अब तो मीटर में कोई सेटिंग भी नहीं है। माँ जी अभी भी और सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। संतोष को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन से संतोष ने कंजूसी करना छोड़ा तो नहीं, पर कम जरूर कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।